सर आप एजुकेशन कॉन्क्लेव में आए हैं, ज्ञानोदय कॉन्क्लेव में आए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूँ, चूँकि अभी अंदर भी बातचीत चल रही थी डिजिटल एजुकेशन पे, तो मैं जानना चाहती हूँ डिजिटल एजुकेशन के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। मैम जैसा कि बताऊँ डिजिटल एजुकेशन के फ़ायदे अगर देखें तो अपने मन के ऊपर है। अगर अपन को सही तरीके से देखेंगे तो फ़ायदे और अगर हम उसको सही तरीके से नहीं देखेंगे तो गलत ही गलत है। जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, आज अपन ऑनलाइन की बात करते हैं, ठीक है मैम। तो अगर कोई इंसान अपने मोबाइल को रील देखने में समय बिताएगा तो रील ही देखता रहेगा, तो नेगेटिव है। अगर उसी चीज़ को अगर वो लाइव क्लासेस के माध्यम से बात करेगा तो फिर ऑब्वियस होता फ़ायदा नजर आएगा। तो ये तो अपने एक विद्यार्थी की सोच पर डिपेंड करता है कि उसको पॉजिटिव वे में देखता है या नेगेटिव वे में देखता है। अगर मैंने समझाने की कोशिश की कि अगर मैं चाहूँ कि मैं मोबाइल से रील देखूंगा तो नेगेटिव है, मोबाइल से अगर मैं अच्छा कंटेंट पढ़ूंगा, मेरे एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ूंगा तो फिर फ़ायदा ही फ़ायदा है। तो एक क्वेश्चन इसमें आता है कि क्या आप शिक्षा नीति से खुश हैं या कुछ बदलाव और चाहिए इसमें। मैम शिक्षा नीति के अंदर जो कुछ फैसले हुए ना उनसे तो मैं बहुत अच्छा खुश हूँ। उसका एक बदलाव मेरे को बड़ा प्यारा लगा। मैम वो क्या लगा बताता हूँ मैं। अभी आप क्या बदलाव करना चाहेंगे अगर आपके हाथ में सत्ता आई तो। मैं बदलाव की बात पर करूंगा, लेकिन मैं एक बताऊंगा जो अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा के अंतर्गत जो सरकार ने शिक्षा नीति में जब बदलाव किया था कि 40% मिनिमम आपके फर्स्ट पेपर में आने चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्लियर करोगे। और इसी वजह से पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के 225 सीटों से केवल 6 सीटें भर पाई है। तो आप बताइए मैम, केवल 6 विद्यार्थी ऐसे जो वाकई में टैलेंटेड है, जो किसी स्कूल में टीचर बन के जाएंगे। ओके मैम, इसका मतलब शिक्षा नीति में जो हुआ कार्य सही है मैम। आप सोचें मैम, अगर ये शिक्षा नीति नहीं होती तो 225 सीटें भरती और ये 225 लोग वो टीचर बन के जाते जिनके नंबर 40% से कम आते। अब आप सोचें, जब कोई टीचर खुद 40% से कम नंबर ला रहा है तो वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगा। तो शिक्षा नीति में किया गया कार्य तो बहुत अच्छा है। और भी कई चीज़ें जो शिक्षा नीति में बदलाव। तो आप बीजेपी की शिक्षा नीति से खुश हैं। मैम बिल्कुल है, शिक्षा नीति बिल्कुल सही है। विषय में सरकार की बात तो मैं करूँगा नहीं, मैं बीजेपी और कांग्रेस को बात है शिक्षा नीति 2020 जो बिल्कुल बेटर है, लेकिन ये बेटर और हो सकती है अगर इसका इम्प्लीकेशन सही तरीके से हो तो। हर चीज़ का एक इम्प्लीकेशन होता है, प्रॉपर अगर इम्प्लीकेशन नहीं होगा, उसका क्रियान्वयन सही तरीके से नहीं होगा तो मैम पे वो नीति कभी भी सफल नहीं हो पाएगी। और ओवरऑल अगर मैं कहूँ इन 2 सालों के अंदर या 3 सालों के, तो शिक्षा नीति में बेटर अपने आप में बेटर, मेरी नज़र में बेटर मैम। अगर एक चेंजेस करने की ज़रूरत हो आपको शिक्षा नीति में तो वो आप क्या करना चाहेंगे। मैम मैं ये चेंजेस करना चाहूँगा कि अभी आपने देखा होगा हमारे राजस्थान के अंदर एक एक्ट है RT एक्ट 2009, और उस एक्ट के अंदर धारा नंबर आते 28 जो चैप्टर नंबर 4 की रहती है। उस धारा में एक नियम है कि कोई भी सरकारी स्कूल का टीचर जो है ना वो प्राइवेट ट्यूशन्स में या प्राइवेट कोचिंग नहीं करवाएगा, जबकि 99% कोचिंगों में ऐसा हो रहा है। तो शिक्षा नीति के अंतर्गत भी ये प्रावधान तो कठोरता के साथ होना चाहिए कि कोई भी शिक्षक अगर सरकारी नौकरी या सरकारी पद पर है वो प्राइवेट कोचिंग में किसी भी हालात में पढ़ाए और नया पाया जाना चाहिए। ये बिल्कुल एक गलत है, मेरी नज़र में बिल्कुल गलत है। इसमें तो पूरी तरह कठोरता के साथ पालना होना बहुत ज़रूरी है। चूँकि आज आप इतने बड़े एजुकेशनिस्ट बन चुके हैं, आप कभी स्टूडेंट भी रहे हैं, तो स्टूडेंट से लेके एजुकेशनिस्ट तक का सफ़र वो कैसा रहा आपका। मैम अधिकतर मैं बता रहा हूँ, मैं 2022 से पढ़ा रहा हूँ और आज 2025 हो गया। 23 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ और 23 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ाते पढ़ाते ही टीचर बना हूँ। पढ़ाते पढ़ाते मैंने CA किया है, CS किया है, LLB MCOM BEd, ये जो जितनी भी पढ़ाई की है ना वो पढ़ाते पढ़ाते ही की है। मैंने हमेशा मैं अपने आप को हमेशा आज भी एक अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। मैं टीचर अपने आप को कभी भी नहीं मानता। आज भी जब मैं कोई क्लास लेने जाता हूँ, मैं 1 घंटे की क्लास के लिए मैं खुद 2 घंटे या 3 घंटे पहले पढ़ता हूँ। तो मैं मानता हूँ कि कोई भी टीचर जो होता है ना वो कोई क्लास लेता है तो उसको पहले अपनी तैयारी खुद करनी चाहिए। तो एज ए मैं टीचर के साथ साथ अपने आप को पहले विद्यार्थी मानता हूँ कि मैं एक विद्यार्थी हूँ और विद्यार्थी के बिहाफ पर ही मैं अपने आप को टीचर समझकर क्लास के अंदर जाता हूँ। क्या आपके वक्त में पेपर, अभी जो पेपर लीक का मामला बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, आपके वक्त में कभी पेपर लीक हुआ है जिससे आप बहुत तनाव में आए हो। नहीं मैम, मैंने ऐसे कोई कंपटीशन एग्जाम दिया नहीं तो मेरे को पता नहीं, लेकिन मेरे को आज भी याद है कि ये पेपर लीक का मामला शुरू होता अभी हम काम गोरांग की सरकार मतलब सब पद पे था, जब RPSC के चेयरमैन थे हबीबा उस समय होता। तो मैंने तो कोई एग्जाम दिया नहीं, तो मैं तो ना तो इससे कभी प्रभावित हुआ ना अप्रभावित हुआ। तो मैंने, लेकिन मैम मैं एक बात जरूर कहूँगा इस पेपर लीक को लेकर, जैसे अभी SI का मुद्दा चल रहा है, पेपर लीक होते मैम डजन मैटर, चोरी होना लाजमी है, चोरी होगी जिसको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। बट मैम उस एक चोरी की वजह से सबको सज़ा देना तो सही नहीं है। मैं इसी वीडियो के माध्यम से आपको इस इंटरव्यू का एक बात कहूँगा, अभी SI के पदों को रद्द किया जा रहा है तो ये सरकार का सही फैसला नहीं है। क्यों नहीं है, कारण जानिए। मैं आप बात है कि मान लो 100 पद है और 100 पदों से मान लो 98 लोग जो है वो गलत है, लेकिन मैं 2 लोगों ने तो मेहनत से काम किया होगा ना, तो उन 2 लोगों की क्या गलती है।
और हमारा धर्म भी ये कहता है कि मैम कि कोई भी जो होता है जो बेगुनाह होता है उस बेगुनाह को तो कभी सज़ा होनी ही नहीं चाहिए, चाहे 1000 गुनहगार छूट जाए मैम, कोई दिक्कत नहीं मैम। बट ये तो कहीं ना गलत मैम, आप सोचें मैम। तो मैं ये पेपर लीक क्यों होता, पहले तो पेपर लीक होना नहीं चाहिए। और मैम रही बात है, ये तो सरकार का मैटर है, इसको ना तो मैं आप रोक पाऊंगा ना आप रोक, बस इसमें अपन कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन कार्रवाई अगर कठोरता के साथ होगी तो पेपर लीक मामला रुक सकता है। और एक बात, पेपर लीक होने के बाद जब आरोपी पकड़ में आ जाता है तो उसकी संपत्ति को कुर्क करना, तोड़ना या उसको जेल में रखना, कठोरता के साथ नियम अगर होंगे तो पेपर लीक कभी होगा ही नहीं मैम, सबसे बात हो। बट नियम ही अच्छा, पेपर लीक की बात हो रही है, तो पेपर लीक के लिए एक कानून कौन सा आना चाहिए जो आपकी नज़र में बहुत फायदेमंद है और जिसको पेपर लीक रोक सकेगा, उस कानून? आपको सबसे पहली बात है, जो भी बंदा पकड़ा जाए उसको आजीवन एक तो सजा दी जाए, उसकी संपत्ति को कुर्क। और एक सबसे बढ़िया जो मेरे मन में चल रहा है कि उसके परिवार के जितने भी आसपास के लोग हैं उनको भी एक तरह से कहते हैं कि जो उसके परिवार से जुड़े उन लोगों को भी एग्जाम में बैठने का मौका ना दिया जाए। एक कठोर कानून हो मैम, संपत्ति को कुर्क करना हो, संपत्ति को तोड़ना हो या बाबा के बुलडोजर एक्शन पे आप इत्तेफाक रखते हैं? तो मैं कठोरता तो होनी चाहिए मैम, कठोरता होनी। जब एक बात है मैम, अगर मान लो मैं पेपर लीक करूँ और पेपर लीक करने के बाद मान लो 2 दिन की जेल और फिर तीसरे दिन मैं छूट जाऊँगा तो मैं चौथे दिन पेपर लीक करूँगा? मैं कब नहीं। अगर मान लो मेरे को पता है कि पेपर लीक करने के बाद भी मेरे को सज़ा नहीं होगी तो फिर मैं एक बार सज़ा ले लूँगा, 2-3 महीने हो गए मान लो, और फिर पेपर लीक कर दूँगा तो इसका फिर कठोर कानून तो रहा ही नहीं ना। फिर मैं सुधरूँगा कब? कभी नहीं सुधर पाऊँगा मैम। तो इसमें नियम तो कठोर होने चाहिए मैम मेरे से। तो चलिए, हमारे साथ डॉक्टर मुकेश पंचोली जी थे जिन्होंने आज अपने विचार व्यक्त किए। न्यूज़ इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए आज के लिए इतना ही। हमारे साथ 2 गौपालक जुड़े हैं, जितेंद्र जी और मानवेंद्र जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। सर, अभी मैं आपसे थोड़ा सा हटके सवाल पूछना चाहूँगी। हम गाय को बिजनेस पर्पस से कैसे यूज़ कर सकते हैं? मतलब यूज़ करना तो थोड़ा शब्द गलत है, पर हम उनको कैसे पाल सकते हैं बिजनेस पर्पस से? जी, जो देसी गाय है, हमारी भारतीय गाय है, वो उस गाय से आप दूध, दही, घी, पनीर या उसे गोबर से, गौमूत्र से आप बहुत से प्रोडक्ट बना के मार्केट में आप आज डिमांड है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट की, गौव्रती प्रोडक्ट जो बोलते हैं, तो वो आजकल जो मार्केट में लोगों की डिमांड है, आप उनको मार्केट में खुद मैन्युफैक्चर करके, प्रोसेसिंग करके और उसको मार्केट में कस्टमर तक B2B और B2C आप दे सकते हैं। इससे क्या है कि लोगों को थोड़ा सा का जो अच्छी चीज़ है, नेचुरल चीज़ें हैं, और वो जो गाय से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, दही हो गया, घी हो गया, आज के टाइम में घी में बहुत मिलावट चल रही है, तो वो शुद्ध जो घी होगा, A2 घी होगा, बिलोना घी होगा, वो एक युवा गाय पे काम। अच्छा, आप मिलावट की बात कर रहे हैं तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, दिवाली में, बड़े बड़े त्यौहार में जो मिलावट होती है मिठाइयों में, क्या कहीं ना कहीं गौपालक जिम्मेदार हैं? जी, गौपालक तो इसमें जिम्मेवार नहीं है, गौपालन अपना काम कर रहे हैं। एक सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा और एक पॉपुलेशन की डिमांड के साथ, और एक ही टाइम पे दिवाली पे इतना हर 2-3 दिन ऐसा होता है कि हर घर में स्वीट्स होती है, तो उतनी डिमांड के साथ, इतना प्रोडक्शन के साथ जो कॉन्सेप्ट जो है फार्मिंग, गौ आधारित खेती वाला, वो एक साथ मॉडल पे और जो मार्केट की डिमांड है उसके अनुकूल ठीक नहीं चल रहा। इसीलिए हमारा जो संदेश है लोगों को और युवा को कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी गाय पालें और मार्केट में लोगों को अच्छी चीज़, दूध और दही और घी प्रोवाइड करवाएं, ताकि लोगों को ये मिलावट वाला घी है वो थोड़ा कम हो और बंद हो जाए। मानवेंद्र जी, आप गाय को बिजनेस पर्पस से कैसे देखते हैं? गाय को बिज़नेस पर्पज़ से ऐसे देखते हैं मैम, जैसे हमारे को गौ पालन के साथ साथ बाज़ारों में अपने फैमिली जो है उनको परिवार के रूप में जोड़ना चाहिए। जैसे जिस घर में मतलब जो जैसे फैमिली डॉक्टर, वैसे ऐसे फैमिली फार्मर होना चाहिए, और इस मुहिम को हम आगे ले जा सकते हैं। जैसे उनके रसोई के अंदर जितने भी प्रोडक्ट चाहिए, तो वो एक परिवार, यदि बाज़ार वाला एक परिवार है, वो एक फार्मर को अपना एक फैमिली मेंबर के रूप में, क्यों वो बाज़ार में रहता है, अपना बिजनेस देख रहा है और काम धंधे कर रहा है, उसको नॉलेज नहीं है खेती की, यदि वो एक फार्मर को हायर करे जो उसको दूध भी उपलब्ध करवाए, घी उपलब्ध करवाए, अनाज का जो भी आटा है वो उपलब्ध करवाए, तो इस तरह से एक मॉडल विकसित हो सकता है जिसमें गाय का भी बढ़िया सिस्टम चले और जो गौपालक है उसका भी बढ़िया होगा, और जो फैमिली, उसका जो परिवार बाजार वाले को देख रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, उसको भी एक शुद्ध मतलब मिल पाएगा। अच्छा, आखिर में आप दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी कि क्या गौ तस्करों के लिए कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए, जो आप एक गौपालक के तौर पे एडवाइस देना चाहेंगे सरकार को कि हाँ, इन तस्करों को ये सज़ा मिलनी चाहिए? आप दोनों से सेम क्वेश्चन है। जी मैम, गौ तस्करों के लिए सबसे कड़ी सज़ा जो है वो मैं सरकार से
निवेदन करना चाह रहा हूँ गवर्नमेंट से कि उस पर एक अच्छा कानून बनाएं और हैंड टू हैंड कार्रवाई, फास्ट ट्रैक कार्रवाई हो। और अगर कोई ऐसा व्यक्ति गौ तस्कर का काम कर रहा है, गौ माता परेशान हो रही है, उसके लिए स्ट्रिक्ट कार्रवाई और तुरंत उस पर एक्शन लेके उसको सज़ा जो है फांसी की सज़ा हो, आजीवन कारावास हो, वो जो गवर्नमेंट को ठीक लगे वो कर सकता है। उसके अलावा क्या, अगर युवा जो अपना है सनातन धर्म में के साथ जो जोड़ के गाय पे काम करना शुरू कर देगा तो गौ तस्कर में जाएगी नहीं, क्योंकि गाय की जो अच्छी ब्रीड और अच्छी नस्लें हैं वो आप घर पे काम करो, उस पर तैयार करो, उसके बाद उससे अच्छा प्रोडक्शन होगा। अच्छा प्रोडक्शन होगा तो गाय ज़्यादा पैसा कमा के देगी एक फार्मर को, तो वो गौ तस्करी में नहीं जाएगी। जब गाय में कोई दिक्कत आ जाती है तब वो रोड पे जाती है, तब उसको तस्कर के रूप में लेके जाया जाता है। अच्छा मानवेंद्र जी, आपका क्या राय है इस पर? मेरा भी जितेंद्र जी ने जैसे बताया सेम राय है मैम। इसके लिए एक अलग से कानून व्यवस्था होनी चाहिए जो एक मतलब तुरंत प्रभाव से जिस पे कार्रवाई हो। आजकल क्या हो रहा है, जैसे गौ तस्कर पकड़े जा रहे हैं, बाद में वो उसका साल 6 महीने तारीखें पड़ती हैं और कोर्ट केस होता है, ऐसा कुछ चलता रहता है और वो इजीली फ्री हो जाते हैं। इस पे कोई तुरंत कार्रवाई वाला कानून बनाना जो चाहिए। पुलिस की एक टीम अलग बना दी जाए तो बहुत ही अच्छा है, कि जैसे अपने महिला के लिए होता है, बच्चों के लिए अलग होता है, ऐसे गौ के लिए अगर कुछ थानों में अगर चिन्हित ऑथराइज पर्सन कर दें और उनका अगर सुपरविजन सेंट्रल गवर्नमेंट से डायरेक्ट रहे और एक सही तरीके से मार्गदर्शन से वो काम करें तो गौ तस्करी बिल्कुल बंद हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र जी, मानवेंद्र जी, हमारे न्यूज़ इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जुड़ने के लिए।